Assalamu alaikum. I am your host Anas Rehan. Today we have Dr. Yasir Murtaza. He is urologist and assistant professor in Dr. Ziauddin Hospital. Today we will discuss prostate cancer awareness with Dr. Yasir Murtaza. Assalamu alaikum sir, how are you? Walaikum salam Anas. I'm good. How are you feeling? I am good sir, I am good. Sir, prostate cancer क्या है और ये 100% curable है? अनस देखें, प्रोस्टेट जो है वो बेसिकली इसको हम हरफ आम में गुदूद कहते हैं, जो कि हमारे मसाने के बिल्कुल नीचे बेस पे जो है होता है, और ये मर्दों में यूजली पाया जाता है. यूजली क्या मतलब, मर्दों में ही होता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो ज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड होता है, फर्टिलिटी से भी रिलेटेड होता है ये. तो अगर इसमें जो है वो कैंसर हो जाए है ड्यू टू सम रीज़न्स, तो फिर जो है इसको हम प्रोस्टेट कैंसर ही कहेंगे. ठीक है, और इसका इलाज जो है वो बिल्कुल मुमकिन है, ये कम्प्लीटली क्योर हो सकता है अगर इसका जो है वो हम इसको अर्ली जो है इसकी डायग्नोसिस करें और इसकी ट्रीटमेंट हम अर्लियर स्टार्ट कर दें, तो यस इट कैन बी कम्प्लीटली ट्रीटेड. ओके, ठीक है. अच्छा सर, प्रोस्टेट कैंसर कितना एग्रेसिव हो सकता है? देखें, इसमें जो है ना बाकी कैंसर्स जो हमारे जिसमें बाकी कैंसर्स के मुकाबले में प्रोस्टेट कैंसर को अगर हम देखें तो ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग होता है, इसकी प्रोग्रेशन काफ़ी स्लो होती है. यही वजह है कि इसकी जो डिटेक्शन है हम जो है वो जल्द कर सकते हैं, और तकरीबन 90% ऑफ केसेस में इसकी डायग्नोसिस के अर्ली स्टेजेस में हो जाती हैं और इसकी ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट हो जाती हैं. तो यही वजह है जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये फुली जो है वो क्योरेबल डिजीज़ है. ओके. अच्छा सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि प्रोस्टेट कैंसर के साथ मरीज़ आम जिंदगी गुजार सकते हैं? देखें, जब किसी को जो है वो कैंसर डायग्नोज होता है तो सबसे पहली चीज़ उस पेशेंट में एक डर पैदा होता है, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल एक नेचुरल फिनोमेना है, कि वो डर जो है, कैंसर एक खुद एक ऐसा नाम है जिसको कोई भी सुन के जो है वो बिल्कुल हकला जाएगा. और फिर इसके अलावा जो है जब कैंसर की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है, उससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स, उसका डर, तो पेशेंट को काफ़ी डिस्टर्ब करता है. तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली और इनकी जो सेक्सुअल लाइफस्टाइल है वो सब डिस्टर्ब हो जाती हैं काफ़ी हद तक. तो ऐसे पेशेंट्स को जो है हम यूजली जो है हम चाहते हैं कि उनके लिए एक ऐसी टीम तश्कील दी जाए जो कि इनकी इन अलामात का जो है वो ख्याल रख सकें, उनकी देखभाल कर सकें, ताकि जो है उनको रीअश्योर करवाएं कि नहीं ठीक है, ये इलाज के काबिल है, आपको घबराना नहीं है, आपके पास ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं. तो ऐसे पेशेंट्स बिल्कुल इनकी लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक मुतासिर होती है जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है. तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है वो बेसिकली इनको जो है काफ़ी मुश्किलात दरपेश आती हैं, जिनमें मैं समझता हूँ कि अगर हम कहेंगे तो ऐसे पेशेंट्स को जो है वो नौजिया, वॉमिटिंग, जिसको उल्टी, मतली, जिस्म में दर्द, थकन बहुत ज़्यादा महसूस होती है. फिर इन इलाज के इसके जो हम इलाज जब हम शुरू करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को जो है वो इनके ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल नहीं होते, इनके शुगर्स कंट्रोल नहीं होती हैं, इनको पेशाब की तकालीफ शुरू हो जाती हैं, इनको पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है, इनको पखाने की जगह से जो है वो खून स्टार्ट हो सकते हैं, जारी हो सकती हैं. और इसके अलावा जो है वो पेशेंट की जो है, जैसे मैंने कहा कि इनकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकती हैं. ये पेशेंट्स काफ़ी हद तक जो है वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं. तो हमें एक समझ लें कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है हमें बनानी पड़ती है ऐसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए, ताकि इनको जो है वो इनको हर जाविये से जो है हम हर एस्पेक्ट से हमको इनको देखें और इनकी जो है वो ट्रीटमेंट हम कर सकें, ताकि ये ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, हर तरह से जो है वो फिट रहें इलाज के दौरान भी. जी सर. सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोस्टेट कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? देखें, प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो है वो जो सबसे मेन रिस्क फैक्टर है जिसके बेसिस पे जो है एक पेशेंट प्रीडिस्पोज हो सकता है फॉर प्रोस्टेट कैंसर, वो एक बढ़ती उम्र है. तो बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ते रहते हैं, जो कि मैं एक रिसर्च और डेटा के मुताबिक जो है आफ्टर 60 ईयर्स, 60 साल के बाद जो है इसके रिस्क जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं. इसके अलावा जो है वो पेशेंट्स ख़ास एथनिसिटी जो होती है, जिसको हम कहते हैं किसी ख़ास एक कौमियत से या किसी एक ख़ास मुल्क से या किसी ख़ास कौम से जो बिलोंग करते हैं, उनमें जो है ये काफ़ी कॉमन होता है. ये इसको बेसिकली हम कह सकते हैं एफ्रो कैरिबियन जो है, जो सियाह फाम है, नॉर्दर्न अमेरिका में रहने वाले, उनमें ज़्यादा ये डिज़ीज़ पाई जाती है. इसके अलावा जो है फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. किसी के फैमिली में जो है अगर ये डिज़ीज़ रन कर रहा है तो 13 चांसेस के उसके ऑफस्प्रिंग, बच्चों में जो आने वाली नस्लें हैं उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर हो.
اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ یا وہ مرد حضرات جو کہ ریڈ میٹ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، چرب غذائیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹس بہت زیادہ لیتے ہیں، ان میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے پروسٹیٹ کینسر۔ اچھا سر، پیشنٹ کی بہت سی کیوریز یہ ہوتی ہیں کہ وہ کون سے اسکریننگ ٹولس کرائے جائیں جس سے پروسٹیٹ کینسر کا پہلے سے پتہ چل جائے؟ ہاں، بیسیکلی یہ چیز جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ چیز کامن نہیں ہے نا بیسیکلی، لیکن باہر کے ملکوں میں اگر ہم دیکھیں تو خواتین میں بریسٹ کینسر کی اسکریننگ ہوتی ہے آفٹر 40، اور مردوں میں جو ہے وہ پروسٹیٹ کینسر کی اسکریننگ ہوتی ہے آفٹر 40۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ اس چیز کا کافی فقدان ہے، لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اور بیسیکلی جو ہے جو اسکریننگ پروسیس ہوتا ہے پروسٹیٹ کینسر کے لیے، اس کے لیے ہم ایک بلڈ ٹیسٹ آتا ہے جس کو ہم PSA کہتے ہیں، پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن ہوتا ہے۔ یہ خاص قسم کا ایک انزائم ہوتا ہے جو پروسٹیٹ سے ریلیز ہوتا ہے، اور یہ خون میں شامل ہوتا ہے۔ کینسر والے پیشنٹس میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو مریضوں کو جو ہے، جو مریض جو ہم نہیں کہیں گے لیکن عام پاپولیشن جو 40 کراس کر جاتے ہیں، ان کو سالانہ بیسس پہ اپنا PSA ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ PSA کے علاوہ جو ہے ہر وزٹ پہ جو ہے وہ جو آپ کے سرجن ہوں گے، جو آپ کے ڈاکٹر ہوں گے، وہ آپ کا ایک فزیکل معائنہ بھی کریں گے، اس کو ہم DRE کہتے ہیں، ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن کہتے ہیں۔ تو ہر ایگزامینیشن پہ ایک DRE اور ایک PSA یہ بڑا مسٹ ہوتا ہے اس چیز کی اسکریننگ کے لیے۔ سر، پروسٹیٹ کینسر کی کیا ٹریٹمنٹ ہے اور اس کے جو ہے وہ کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ جی انس، جیسے ہر بیماری میں جو ہے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنز موجود ہوتے ہیں، تو پروسٹیٹ کینسر میں بھی ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنز موجود ہیں، اور ان آپشنز کا ہم استعمال جو ہے وہ ہمیں بڑا دیکھ کے کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ٹائپ آف ڈیزیز دیکھنی ہوتی ہے، اسٹیج آف ڈیزیز دیکھنی ہوتی ہے، کس اسٹیج پر موجود ہے یہ بیماری، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہم اس کو پیشنٹ کو جو ٹریٹمنٹ جو ہم ایڈوائز کریں گے، ہمیں اس کے کمپلیکیشنز بھی، ہمیں سائیڈ ایفیکٹس بھی ہمیں بتانے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا میٹر کرتی ہیں۔ اور پھر جو مین چیز آتی ہے پیشنٹس پریفرنس، کہ پیشنٹ کیا چاہتا ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں پیشنٹ سے ڈسکس کرنی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے پاس ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں، آپ ان کو آپ چوز کر لیجیے گا، اور اگر آپ یہ چوز کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ یہ سائیڈ ایفیکٹس آپ کو جو ہے وہ پیش آ سکتی ہیں۔ تو اس میں جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں اس میں ٹاپ آف دا لائن جو ہے، اگر ارلی سٹیجز پہ ہوتا ہے تو ہم پیشنٹ کو آپشن دیتے ہیں ایکٹیو سرویلنس کی یا واچفل ویٹنگ، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سرجری کا آپشن موجود ہوتا ہے، ریڈیشن تھراپی ہوتی ہے، ہارمونل تھراپی ہوتی ہے، اور اگر اسٹیج یا جو ڈیزیز کی اسٹیج ہے وہ کافی آگے بڑھ جائے یا پھیل جائے تو اس میں جو ہے پھر ہم ان سارے آپشنز کا ایک کمبینیشن بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھیں کمپلیکیشنز کی طرف یا ان ٹریٹمنٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کی طرف، تو یہ کافی حد تک پیشنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں، اس کی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ کافی حد تک افیکٹ ہوتی ہیں۔ ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ اپنی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، کام پہ جانا، فیملی کا خیال رکھنا، ایکسرسائز کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نارملی سر انجام نہیں دے سکتا ہے وہ بندہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پیشنٹ کو پیشاب میں تکلیف پیش آ سکتی ہے، پیشاب کا بار بار آنا، کنٹرول نہ ہونا، پیشاب میں خون آنا، پاخانے کے راستے سے جو ہے وہ خون آنا، اور پیشنٹ کو جو ہے پیچش لگنا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کے پیشنٹس کی ازواجی زندگی بھی کافی حد تک متاثر ہوتی ہے۔ اگر ہم اور اس چیز میں جو ہے وہ ڈیپتھ میں چل کے دیکھیں تو پیشنٹ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی بھی کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا، یا وہ اس چیز کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس علاج کے ختم ہونے کے بعد میرا کیا ہوگا، آیا میں بہت کمزور ہو جاؤں گا، یا میں بہت زیادہ ویٹ گین کروں گا، یا پھر میرے بال رہیں گے نہیں رہیں گے۔ تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ پیشنٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، سیکشولی، ہر طرح سے جو ہے۔ تو ایسے پیشنٹس کو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے پیشنٹس کا جو ہے ایک پوری ان کے لیے ٹیم ہونی چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیلیٹیو کیئر کے حوالے سے ان کے لیے ہم ایک ٹیم تشکیل دیتے ہیں، تاکہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں سائیکیٹرسٹ بھی ہونا چاہیے، اس میں فزیشین بھی ہونے چاہیے، اس میں جو ہے وہ سرجن بھی ہونے چاہیے، ہر طرح کے لوگ ہونے چاہیے، تاکہ وہ جو ہے جو بھی ان کے ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کو دور کر سکیں، اس کو ٹریٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، ابھی آپ نے ذکر کیا ایکٹیو سرویلنس کا، یہ ایکٹیو سرویلنس کیا ہے؟ بھائی ایکٹیو سرویلنس کوئی ٹریٹمنٹ ہوتی نہیں ہے بیسیکلی، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوں گے۔ ایکٹیو سرویلنس بیسیکلی ان پیشنٹس کو یہ آپشن دیا جاتا ہے ٹاپ آف دا لائن جو کہ ارلی سٹیجز پہ ہوتے ہیں، جو کہ ایک لو رسک ڈیزیز گروپ میں جن کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ تو ایسے پیشنٹس کو جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی آپ کو جو ہے وہ
ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डिज़ीज़ अभी अंडर कंट्रोल है और आप इसको डिले कर सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट को। हम क्यों डिले करना चाहते हैं? क्योंकि ट्रीटमेंट रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पेशेंट की लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक जो है वो अफेक्ट करती हैं और काफ़ी इसके जो है वो काफ़ी जिसको कहते हैं नुकसानदेह साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इन ट्रीटमेंट्स के। तो अगर हम चाहें तो हम ऐसे पेशेंट्स को अर्ली स्टेजेस पे जो होते हैं हम इनको एक्टिव सर्वेलेंस का मशवरा देते हैं। लेकिन चूंकि इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, ऐसे पेशेंट्स को हम जो है वो बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं, जिसको कहते हैं जो फॉलोअप चेकअप या रूटीन के फॉलोअप्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। लाइक फ्रीक्वेंटली इनको 3 मंथली बेसिस पे 4 मंथली बेसिस पे हम बुला के इनके PSA टेस्ट, इनकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हम करते रहते हैं, ताकि जहाँ पे हमें लगता है कि डिज़ीज़ अब बढ़ना शुरू हो गई है तब अब उनकी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब तक जो है वो कंट्रोल में होती हैं उनकी ट्रीटमेंट हम उनको मशवरा देते हैं कि आपको अभी फ़िलहाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, ये रेडिएशन थेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? भाई रेडिएशन थेरेपी जो है इसके दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स में पेशेंट जो है वो जैसे कि जहाँ पे फोकस की जाती है इस रेडिएशंस को, तो वहाँ पे पेशेंट को पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, फिटीग, जनरलाइज वीकनेस पेशेंट फील करता है हर सेशन के बाद, पेशाब में खून आ सकता है, पेशेंट को पेशाब करने के लिए बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ सकता है, पाखाने में के रास्ते से इनको खून आ सकता है, लूज मोशंस लग सकते हैं ऐसे पेशेंट को, इनके फर्टिलिटी और सेक्सुअल रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। इन सब को हम शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है कि पेशाब की नाली सिकुड़ सकती है, मसाना पूरा सिकुड़ सकता है, जिसकी वजह से मसाने की कारकर्दगी मुतासिर होती है, इसको हम कहते हैं ब्लैडर डिसफंक्शन हम कहते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो पेशेंट की जो गुर्दे की जो नालियाँ हैं, यूरेटर्स हैं, इवन वो सिकुड़ सकती हैं, गुर्दे जो हैं वो काम करना छोड़ सकती हैं, बंद हो सकते हैं गुर्दे। और एक और चीज़ जो अहम चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी में, कि ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो ब्लैडर कैंसर और रेक्टल कैंसर, पाखाने के रास्ते का जो कैंसर होता है, वो काफ़ी हद तक उसमें भी एक्सपोज हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी काफ़ी हद तक मॉनिटर करना पड़ता है कि कहीं वो इस चीज़ में मुब्तला तो नहीं हो रहे कि एक बीमारी से निकाल लिया उनको और दूसरी बीमारी में वो मुब्तला हो रहे हैं। तो ये सारे इसके ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं रेडिएशन थेरेपी के हवाले से। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि पेशेंट जो है वो फुली रिकवर हो गया और उसके बाद क्या चांस है कि कैंसर वापस आए और इसके क्या सिम्टम्स हैं? हाँ बिल्कुल, अगर हम कैंसर का कम्प्लीटली इलाज कर भी लेते हैं तो हमें पेशेंट को जो है बड़े स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना पड़ता है, और ये है कि बिल्कुल देयर आर चांसेस कि वो कैंसर दोबारा आ सकता है। एक रिसर्च डेटा के मुताबिक तकरीबन 20 से 30% वो मरीज़ जो कि जिनका इलाज हो चुका है उनमें कैंसर दोबारा आने के चांसेस बिल्कुल होते हैं अगले 5 साल में इलाज ख़त्म होने के बाद। तो स्ट्रिक्ट फॉलोअप इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। उस फॉलोअप में जो है हमें जो भी रूटीन के टेस्ट होते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, वो बड़ा ज़रूरी होता है कि उसको हम सर अंजाम दें, और अगर हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो हम इस डिज़ीज़ के साथ काफ़ी हद तक हम निपट सकते हैं। ओके डॉक्टर यासिर, हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, आजकल जो है मैं अपने हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि इंटरनेट का रुझान इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी मरीज़ हमारे पास आने से पहले वो नीम हकीम बन चुका होता है, ट्रीटमेंट अपनी जो है वो सब पढ़ चुका होता है, अपनी बीमारी के बारे में पढ़ चुका होता है, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता होती है कि भाई इससे बचा कैसे जाए, ठीक है। वो उस वक्त पढ़ते हैं जब उस बीमारी का वो शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर को अगर हम लें तो हर मर्द जब वो 40 क्रॉस करता है तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपना PSA कराता रहे, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन उसकी होती रहे, अपने खाने पीने के अपनी जो भी उसकी आदत हैं उसको जो है वो चेंज कर ले, ठीक है। रेड मीट का इस्तेमाल कम करे, जो चरब मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं उसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा लिमिट में कर दें, वेजिटेबल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज भी शामिल है वो उसको अपने रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाएं। स्मोकिंग भी जो है वो काफ़ी हद तक समझा जाता है, कोई इस तरह की कोई पब्लिश डेटा नहीं है, लेकिन हर कैंसर में जो है वो स्मोकिंग जो है टॉप जो है उसको रैंक किया जाता है।
تو پروسٹیٹ کینسر میں بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر اسموکنگ کوئی کرتا ہے تو وہ اسموکنگ سے اجتناب کرے. اور بس یہی چیز ہے. اب اس سے جو ہے وہ اگر آپ ان چیزوں کو جو ہے سر انجام دیں گے, یہ سارے پریکاشنز لیں گے, تو کافی حد تک جو ہے وہ آپ اس کینسر سے آپ بچ سکتے ہیں. Thank you for your precious time, sir. Thank you. Thank you very much, Anas. It was a pleasure to be with you. Thank you, sir.